आज बात करते हैं उस दौर की जब दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी और असली जंग वो मैदानों पर नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जा रही थी। हाँ, शीत युद्ध करीब 1947 से 1991 तक। अमेरिका एक तरफ, सोवियत संघ दूसरी तरफ। और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे जासूसी एजेंसियां इस लड़ाई का मतलब एक अहम हथियार बन गई थीं। बिल्कुल, ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधाराओं की टक्कर थी। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। और इस टक्कर के बिल्कुल मोर्चे पर थी अमेरिका की CIA और सोवियत संघ की KGB। आज हम इन्हीं दो बड़ी खुफिया एजेंसियों पर बात करेंगे, उनके तरीके, उनके कुछ खास ऑपरेशंस और उनका असर जो आज भी है। हाँ, तो CIA से शुरू करते हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी 1947 में बनी। क्या इसका काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना था या शुरू से ही कुछ और प्लान थे? सवाल अच्छा है। देखिए, कागज पर तो विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना ही मेन काम था, लेकिन वो माहौल ही ऐसा था, शीत युद्ध का तनाव। कि बहुत जल्दी ये एजेंसी गुप्त ऑपरेशंस, यहाँ तक कि दूसरे देशों में सत्ता बदलने की कोशिशों में शामिल हो गई। जैसे ईरान में 1953 का तख्ता पलट, ऑपरेशन एजेक्स। हाँ बिल्कुल, वो एक बड़ा उदाहरण है। हालांकि क्यूबा में 1961 की बे ऑफ पिग्स जैसी नाकामयाबियां भी मिली। मतलब ये ऑपरेशन हमेशा सफल नहीं होते थे। और दूसरी तरफ थी KGB, कमिटे गसुदार्स्थवनोय बेजापस्नोस्ती, 1954 में बनी। हाँ, जिसे पार्टी की तलवार और ढाल भी कहते थे। इसका क्या मतलब था? सिर्फ बाहरी दुश्मनों से बचाव या घर के अंदर ज्यादा फोकस था? असल में दोनों ही थे, लेकिन KGB की असली ताकत शायद सोवियत सिस्टम पर उसकी जो अंदरूनी पकड़ थी उसमें थी। अच्छा। बाहरी जासूसी, काउंटर इंटेलिजेंस, वो सब तो था ही, पर अपने ही लोगों पर कड़ी नजर रखना और किसी भी तरह की असहमति को मतलब सख्ती से कुचल देना, वो KGB की पहचान बन गई थी। तो नाटो और पश्चिमी देशों में घुसपैठ तो कर ही रहे थे, पर अपने देश के अंदर भी उतने ही सक्रिय थे, शायद ज्यादा ताकतवर। दोनों के तरीके भी बड़े दिलचस्प थे। CIA के पास U-2 जासूसी विमान थे। हाँ, आसमान में। और जमीन पर MK अल्ट्रा जैसे दिमागी कंट्रोल वाले प्रयोग भी। ये सब क्या था? मतलब दुश्मन से आगे निकलने की ऐसी बेचैनी? कह सकते हैं, ये शायद उस वक्त की मानसिकता थी। दुश्मन को किसी भी कीमत पर हराना है, चाहे फिर नैतिक सीमाएं भी क्यों ना लांघनी पड़े। और KGB भी कुछ कम नहीं थी। अमेरिका में सालों तक इलीगल्स नाम के जासूस छुपा कर रखना। हाँ, वो तो सुना है। या फिर जूलियस और एथिल रोजनबर्ग जैसे मामलों में परमाणु रहस्य चुराना। ये दिखाता है कि उनके लिए भी कोई हद नहीं थी। और CIA के ही किसी बड़े अधिकारी को तोड़ लेना, एल्ड्रिज एम्स। हाँ, एल्ड्रिज एम्स, वो KGB की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। CIA के लिए जबरदस्त झटका था वो। और ये जासूसी गैजेट्स, लिपस्टिक गन, अदृश्य स्याही, छोटे छोटे कैमरे, ये सब तो बिल्कुल फिल्मों जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है, और कारगर भी थे कुछ हद तक। लेकिन शायद असली खेल तकनीक से ज्यादा इंसानी दिमाग का था। धोखा, मनोवैज्ञानिक दबाव, डबल एजेंट्स का जाल। हाँ, डबल एजेंट्स, माइक्रोडॉट्स में छुपाकर भेजी जाने वाली खुफिया जानकारी, गुप्त रेडियो सिग्नल्स, झूठे प्रचार अभियान, ये सब दिमागी लड़ाई के हथियार थे, शायद गैजेट से भी ज्यादा अहम। तो क्या ये सब अब बस इतिहास है या इसका असर आज भी बाकी है? नहीं नहीं, बिल्कुल बाकी है। शीत युद्ध के टाइम में जो तरीके इजाद हुए थे जासूसी और काउंटर इंटेलिजेंस के, वो आज भी दुनिया भर की एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। अच्छा। हाँ, बस तकनीक बदल गई है। अब लड़ाई साइबर स्पेस में ज्यादा होती है। कई लोग इसे नया शीत युद्ध भी कहते हैं। मतलब CIA और रूस की जो अब एजेंसियां हैं जैसे FSB। हाँ, वो आज भी एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं। डिजिटल दुनिया में अपनी चालें चल रहे हैं। एक तरह का डिजिटल चेस गेम चल रहा है। तो फिर यूक्रेन का जो अभी संकट है या अमेरिका रूस के बीच जो तनाव बना रहता है, ये सब उसी पुरानी खींचतान की विरासत है। काफी हद तक हाँ। जाहिर है हालात बदले हैं, खिलाड़ी बदले हैं, पर वो जो बुनियादी अविश्वास है ना, जानकारी हासिल करने की होड़, दूसरे को कमजोर करने की कोशिश, वो आज भी जारी है। शीत युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, पर ये परछाइयों की लड़ाई शायद कभी खत्म नहीं हुई। तो सोचने वाली बात यही रह जाती है कि क्या सत्ता और जानकारी के लिए ये जो गुप्त लड़ाइयां होती हैं और इनकी रणनीतियां, क्या ये वाकई कभी खत्म होती हैं? या शायद वो बस अपना रूप बदल लेती हैं, नए मैदानों पर नई तकनीकों के साथ जारी रहती हैं। शायद यही सवाल है।